Dear student, myself Sachin Seth और आई एम टीचिंग द IIT JEE सिंस 2002। काफ़ी समय से मैं IIT JEE एडवांस और ओलंपियाड के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ और आज मैं इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे आप लोगों के लिए लेकर प्रेजेंट हुआ और ये प्रेजेंट करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं कि मैं ऑल इंडिया लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर स्टूडेंट जिनका JEE एडवांस और ओलंपियाड या KVY ड्रीम होता है, उसके लिए मैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ इस चैनल के माध्यम से डिस्कस कर पाऊंगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा एक टॉपिक है वेरिएबल मास इक्वेशन। ये न्यूटन्स लॉ के भी कई हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। JEE मेंस में कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, हम उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। JEE एडवांस, अब इस पे हम वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ओलंपियाड में तो खैर पूछे ही जाते हैं, लेकिन JEE एडवांस में भी आजकल क्या है कि कुछ टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंशन और थ्योरी देके पूछते हैं। जैसे सुपर कंडक्टर और डाइपोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो JEE ने क्या किया कि उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, फार्मूला बता देगा। तो कई ऐसे थ्योरीज हैं जो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, तो JEE उनको इस तरह के टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में दे देता है, आपके सामने फार्मूला रख देगा। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा और क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हुए तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारा टारगेट एक ड्रीम रैंक, हमारी ड्रीम रैंक अंडर 1000 है, तो हमें थोड़ा सा इस तरह के ओलंपियाड और इन सब पे क्वेश्चंस पे अपना एक्सपोजर रखना जरूरी रहता है। JEE ने बहुत सारे ओलंपियाड्स और इधर उधर के आए हुए क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, आज अपना जो पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरिएबल मास इक्वेशंस को हम समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, बहुत सिंपल है। मान लो ये एक मास, एक बॉडी है जिससे कंटिन्यूअसली मास डिटैच हो रहा है, तो किसी इंस्टेंट t पर इस बॉडी का मास mt है। ठीक है, इस पे एक F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस समय इसकी वेलोसिटी v है। किसी भी इंस्टेंट t का मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये बॉडी है जिसका मास m है, उसी इंस्टेंट t पर उससे एक dm मास अलग हुआ है। अब ये जो वेलोसिटीज है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेट देयर इज ए ग्राउंड ऑब्जर्वर, रेस्ट ऑब्जर्वर, उसको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो मास है वो v वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे रख रहा है और इससे जो मास dm अलग हुआ है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में v1 है। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, यानी ये v रिलेटिव क्या है, v रिलेटिव इस, ये जो मास अलग हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm with respect to our main system of mass m, इसे मैं a भी कह लेता हूं, लेट से दिस इज a, और जो मास डिटैच हुआ है वो b है। तो इस सिस्टम की इस इक्वेशन क्या होती है इस इंस्टेंट पे, दिस इट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव इंटू dm बाई dt इज इक्वल टू m dv बाई dt। ये mt है किसी इंस्टेंट पे इस a का मास, हमारे इस ब्लॉक का, और ये दोनों आपस में जब डिटैच होता है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स F का भी इंट्रैक्शन होता है। तो जैसे हम सेंटर ऑफ मास में वैसे क्वेश्चन करते कि हमने एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया, m मास के पार्टिकल को, तो उसके बाद कार्ट की वेलोसिटी इंपल्स के थ्रू करते हैं तो जो कार्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ऐसे ही जो dm मास कंटिन्यूअसली इससे डिटैच होता है, इस पे थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन में यहां पर ये v रिलेटिव कैसे आया, इसका डेरिवेशन हम बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर या इसी लेक्चर के लास्ट में हम लोग करेंगे। मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा जो पहला फोकस है मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन बताने पर रहेगा। ठीक है, और जब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, F इज इक्वल टू dp बाई dt से, ये डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ में हम p को mv लिखकर इस अप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन क्यों नहीं आती, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग ये हमारा रहने वाला है इसका डेरिवेशन भी, जिसको हम जरूर करेंगे। जब भी मैं सीरीज में दूंगा तो मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मैं ना सिर्फ आपको एप्लीकेशन बताऊंगा बल्कि उनके डेरिवेशंस भी बताऊंगा, जिससे कि हम इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए पहले क्या जरूरी है और जो एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस इक्वेशन का एप्लीकेशन। तो यहाँ सिग्मा F एक्सटर्नल क्या है, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक है, जिससे dm मास हो सकता है अटैच हो रहा हो या कंटिन्यूअसली डिटैच हो रहा हो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं हमारी। हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे जिसमें मास अटैच भी होगा, डिटैच भी होगा। v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
अटैच मास और डिटैच मास दोनों में से जो भी केस होगा उसकी रिलेटिव वेलोसिटी की किस वेलोसिटी से वो डिटैच या अटैच हो रहा है, इनटू mt, इस a का मास है dv/dt, इसकी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज यानी कि एक्सेलरेशन है इस इंस्टेंट पे, ठीक है, और dm/dt हमारा क्या कहलाएगा, रेट विद विच ईदर मास इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम A। क्लियर? तो ये हमारी है वेरिएबल मास इक्वेशन। अब हम इस वेरिएबल मास इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हमारी पहली प्रॉब्लम है यूज द रॉकेट इक्वेशंस। यही हमारी जो वेरिएबल मास इक्वेशंस है, हम इसको रॉकेट प्रोपल्सन इक्वेशन भी कह सकते हैं। टू फाइंड द रॉकेट रेजिडुअल मास m इन टर्म्स ऑफ इनिशियल मास f नॉट एट विच द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट इज मैक्सिमम फॉर ए रॉकेट ऑफ मास, इसे हम कह लेते हैं m नॉट स्टार्टिंग एट रेस्ट इन फ्री स्पेस एंड द एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है यार, ये एक रॉकेट है, ध्यान से समझना, फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये एक रॉकेट है जिसका इनिशियल मास m नॉट है और ये कंटिन्यूअसली एक एग्जॉस्ट वेलोसिटी v नॉट, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी दी जाती है हमेशा ये विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट होती है कि किस रेट से गैसेस, किस वेलोसिटी से गैसेस बाहर आ रही है। तो ये गैसेस इससे कंटिन्यूअसली बाहर आ रही है, फ्री स्पेस है तो ग्रेविटी नहीं है, तो ये रॉकेट कंटिन्यूअसली बूम कर रहा है, ठीक है। और ये जो t इक्वल टू 0 था उस समय इसने 0 वेलोसिटी से चलना शुरू किया है और किसी इंस्टेंट t पर जब इसका मास m होगा ये एक वेलोसिटी v गेन कर लेगा और इसका मोमेंटम इस समय कितना होगा, mt इंटू v। तो ये mt की m नोट में क्या रिलेशन हो, भाई मास कम होता चला जाएगा, कंटिन्यूअसली इसमें से मास निकल रहा है, तो mt की क्या वैल्यू होगी जब मोमेंटम यानी ये p मैक्सिमम होगा। ये एक बेसिक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जिसको हमें इसमें सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। तो ये हमारा रॉकेट है, एक बार फिर से बना लेते हैं। m नॉट मास, इनिशियल वेलोसिटी 0, गैसेस फ्यूल इसने बर्न किया, तो न्यूटन थर्ड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ से जो कंटिन्यूअसली इस पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो इसको एक अपवर्ड मोमेंटम देगा, इसके बाद एक वेलोसिटी v आ गई, इसका मास किसी इंस्टेंट पर mt है। तो इस सिस्टम में क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है, ये जो थ्रस्ट फोर्स होता है ये इस सिस्टम का इंटरनल हो जाता है a प्लस b का, ये ध्यान रखना। इस थ्रस्ट फोर्स को इस इक्वेशन में काउंट नहीं किया जाता, केवल हमें एक्सटर्नल फोर्सेस जो ग्रेविटी या दूसरे फोर्सेस जनरेट हो रहे होंगे वही हमें काउंट करने होते हैं। तो अगर हम देखें तो ठीक है, इस इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करें। तो किसी इंस्टेंट t पर अगर हम इक्वेशन बनाएं तो f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव dm/dt will be equals to mt dv/dt, राइट। ये फैक्टर 0 है। अब अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लूं तो जो गैसेस निकल रही है कंटिन्यूअस उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, माइनस वी नोट। तो माइनस वी नोट dm/dt इज इक्वल टू mt dv/dt। एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई। तो dv इज इक्वल टू माइनस वी नोट dm/m, इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी होगी 0 से v, और मास कैसे वेरी कर रहा होगा, इनिशियल मास था m नोट से m, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में 0 दी गई थी, तो यहां से v कितना आ जाएगा, यहां से मेरे पास v की वैल्यू आएगी माइनस वी नोट ln m/m नोट, ठीक है। ये वैल्यू निगेटिव नहीं है क्योंकि m नोट की वैल्यू बिगर है, इसको माइनस को इनसाइड ले जाओ
तो वैल्यू हमें समझ में आ जाएगी। अब यहां पर ये हमारा वेलोसिटी आ गई मास के साथ वेरिएशन की, जैसे जैसे मास कम होता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है मोमेंटम ऑफ द रॉकेट इज मैक्सिमम, रेजिडुअल मास उस m की क्या वैल्यू होगी जिसमें मोमेंटम मैक्सिमम हो। वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए तो क्या यार m को 0 रिड्यूस कर दो, मान लो बहुत सारा मास निकल जाए, वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन मोमेंटम तो दोनों का प्रोडक्ट होगा ना। किसी भी समय p की वैल्यू क्या होगी, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू mv, यानी माइनस mv नॉट ln m बाई m नॉट। ठीक है, तो ये p की वैल्यू होगी एज ए फंक्शन ऑफ m। तो हमें इसका मैक्सिमा निकालना है, तो dp बाई डी एम को क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो dp बाई डी एम विल बी इक्वल टू, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ये हमारे काम का नहीं है। देन dp बाई डी एम विल बिकम इक्वल टू माइनस वी नोट को बाहर ले लेते हैं, m का डेरिवेटिव 1 ln m बाई एम नोट प्लस, देखो माइनस वी नोट बाहर ले लिया तो m का डेरिवेटिव हो गया m के रेस्पेक्ट में 1 प्लस m इंटू d बाई डी एम ऑफ ln m बाई एम नोट को मैंने लिख लिया ln m माइनस ln m नोट। ठीक है, ln a बाई बी, ln a माइनस ln b, तो माइनस वी नोट ln m बाई एम नोट प्लस m, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 ln m नोट का, क्योंकि m नोट एक कांस्टेंट वैल्यू है, इनिशियल मास है, और ये डेरिवेटिव देगा 1 बाई m, तो माइनस वी नोट ln m बाई एम नोट प्लस 1, और इस फैक्टर को मैं करूंगा 0। अब कहोगे 0 क्यों किया, क्योंकि यार मैक्सिमम मिनिमम निकालना, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमारा फंडा क्या रहता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का फंडा ये है कि एक फंक्शन y एज ए फंक्शन ऑफ x हो तो dy बाई डी एक्स को क्या करते हैं 0, तो यहाँ पे p हमारा y हो गया और m हमारा x है, तो वही सिंपल बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। तो अब हम इसको 0 कर देंगे तो यहां से हमारे रिजल्ट क्या आएगा, ln m बाई एम नोट एक माइनस ln बाई एम नोट इज इक्वल टू 1, यानी ln m नोट बाई m इज इक्वल टू ln e। ln e की वैल्यू 1 होती है, 1 कैन बी रिटन एज ln e। तो यहां से क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, m इज इक्वल टू m नोट बाई e। तो जब मास m नोट बाई ई यानी इनिशियल मास का 1 बाई ई टाइम हो जाएगा, उस समय रॉकेट का मोमेंटम मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो एक बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, INPHO के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर हमें डिफरेंट तरीके से क्या चीज पूछी गई, रॉकेट प्रोपल्शन तो हमने पढ़ा होता है, इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीज क्या थी, हमसे मैक्सिमम मोमेंटम के टाइम पर रेजिडुअल मास पूछ लिया गया। यही छोटे छोटे वेरिएशन क्वेश्चंस को डिफरेंट कर देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम जरा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन 1, अब जरा हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है देखें, रॉकेट इज फायर्ड अप with no initial velocity, it is propelled by ejection of mass with the ejection u relative to the rocket and a constant rate so determined the initial acceleration is 0। यानी इसमें ग्रेविटी का भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, ये assuming the constant acceleration to the gravity, रॉकेट हाइट के साथ जा रहा है लेकिन जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट लेनी है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या कैसे इक्वेशन सेटअप होनी है, एक ही इक्वेशन है जिससे सारे हमारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये वेलोसिटी v, मास mt है, u रेट से गैसेस बाहर आ रही हैं, ठीक है। अब जरा हम इसकी इक्वेशन लिखें तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव इंटू dm बाई dt इज इक्वल टू v
इज इक्वल टू m dv बाई dt। अब इसमें ध्यान रखना है किसी इंस्टेंट का हमारा मास m हो गया, ठीक है, और किसी इंस्टेंट t पे मैं कह रहा हूं कि इस रॉकेट की वेलोसिटी v है और u से गैसेस बाहर छोड़ रहा है और ग्रेविटी हमारी ऐसे लग रही है, तो विद साइन कन्वेंशन यहां पे चीजों को यूज करना है। लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, क्योंकि एक वेक्टर इक्वेशन रहती है तो सारी इक्वेशंस आपको, ये नेट फोर्स है, आपको विद साइन रखनी है। तो अब वन डायमेंशनल, तो अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते। तो यहां पर मैं एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या पुट करूंगा, मैं एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करूंगा माइनस एम जी प्लस वी रिलेटिव हो जाएगा मेरा माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। अब ये कह रहा है कि कांस्टेंट रेट, जो गैसेस इजेक्ट हो रही है उसकी जो रेट है लेमडा, हम इससे कह सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी। इस क्वेश्चन में एक कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू नहीं दी गई, कितनी होगी उसकी वैल्यू वो हमें निकालना है। और एक चीज और भी कहा गया कि t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलेरेशन जो कि dv बाई डी टी है वो हमें प्रॉब्लम में 0 दिया गया, तो इसको जरा यूज कर लेते हैं। तो यहां पर हम आएंगे, हम लिखेंगे माइनस एम एट टी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस एम जी माइनस लेमडा एम, और मास m की वैल्यू होगी m नॉट, इनिशियल मास। तो dm बाई डी टी हो गया लेमडा इंटू u इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा जो कि मास फ्लो रेट है, इसमें जिस रेट से गैसेस बाहर आ रही हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी m नॉट g बाई u माइनस का। ये माइनस क्यों आया यहां पर, ये माइनस साइन यहां पर क्या बता रहा है, ये क्योंकि गैसेस जो है यहां पर कंटिन्यूअसली बाहर आ रही है, इसीलिए लेमडा की वैल्यू जो है निगेटिव आई। और ये वैल्यू कांस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट का मास अब लिखना बहुत आसान है। अगर हम देखें कि अगर इसका इनिशियल मास m नोट था, तो किसी भी इंस्टेंट, क्योंकि लेमडा कांस्टेंट है, तो किसी भी इंस्टेंट का मास m कैन बी रिटन एज m नोट प्लस लेमडा t, यानी m नोट माइनस m नोट बाई g इंटू यू इंटू टी। तो ये हमारे पास रॉकेट का मास आ गया किसी भी इंस्टेंट का, राइट। तो यहां पर जो ये दिया गया था कि कांस्टेंट रेट, वो कांस्टेंट रेट क्या थी ये नहीं बताया गया, तो वो कांस्टेंट रेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये आ जाए तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कभी टिपिकल नहीं होगा, क्योंकि ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, सिंपल ए को हम क्या लिख देंगे, डीवी बाई डी टी। तो अब जरा हम देखें, इसको मैं हटा देता हूं, इसका यूज हमारा हो गया, हमने लेमडा कैलकुलेट कर लिया। वापस से अपनी इक्वेशन पर चलते, जनरल इक्वेशन। यहां से अब हमारा अब एक्सेलेरेशन आ सकता है, दिस टर्म इज एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस यू लेमडा है, तो यहां से ए की वैल्यू हो गई माइनस जी किसी भी इंस्टेंट पे माइनस यू लेमडा बाई एम, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि डीवी बाई डी टी हमारा किसी भी इंस्टेंट पे क्या है, एक्सेलेरेशन, तो माइनस जी माइनस यू लेमडा बाई एम, और एम कितना है मेरा, एम नोट माइनस जी माइनस यू बाई एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम नोट कॉमन ले लें, एम नोट अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस जी बाई यू इंटू टी इंटू लेमडा, और लेमडा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, एम नोट जी बाई यू। ये पुट कर दिया,
एम नोट से एम नोट कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा। इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, अच्छा लिमिट की वैल्यू में ये माइनस था, सॉरी, माइनस एम नोट जी बाई यू था, तो हो जाएगा माइनस जी माइनस माइनस प्लस जी अपॉन, इसे मैं लिख सकता हूं u माइनस जी टी, u पर चला जाएगा। इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो एक्सेलरेशन हमारा एक जो सेकंड पार्ट था वो हमारा सॉल्व होने जा रहा है। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा ये होगा माइनस यू जी प्लस यू जी, जीरो हो जाएगा, माइनस जी टी माइनस इंटू माइनस जी इंटू माइनस जी टी, ये हो जाएगा जी स्क्वायर टी अपॉन यू माइनस जी टी इज इक्वल टू ए। तो एक पैरामीटर जो हमें फाइंड करना था एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो आ गया। सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया। तो हमसे जो पूछा जा रहा था कि एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, इसकी वैल्यू आई जी स्क्वायर टी अपॉन यू माइनस जी टी। ठीक है, तो हमने किस इक्वेशन का यूज किया, इसी फंडामेंटल इक्वेशन का। तो ये एक बहुत बेसिक इक्वेशन है। आगे हम इसमें चेन से, इसका मैं जो फर्दर लेक्चर होगा उसमें चेन से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा कि जो चेन है फॉल करती है, मास हम लगाते हैं, वर्क कितना करता है, उससे रिलेटेड हम चीजों को भी डील करेंगे। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में वो चेन वाला सिस्टम भी मैं जरूर डील करूंगा। अभी अगर हम देखें तो यहां पर इसी इक्वेशन का यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को, रॉकेट की जो सेकंड थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम थी जिसमें ग्रेविटी का भी इन्वॉल्वमेंट था, हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट हमारे पास रह गया है बस, और थर्ड पार्ट में हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है और हमें क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ए की वैल्यू मेरी आई है जी स्क्वायर टी अपॉन यू माइनस जी टी। मैं इसे लिख दूंगा dv बाई डी टी, ए कैन बी रिटन एज dv बाई डी टी। तो ये हो जाएगा जी, जरा एक माइनस जी कॉमन ले लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस जी टी अपॉन यू माइनस जी टी इंटू डी टी। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए। तो माइनस जी मैंने कॉमन ले लिया, तो इट कैन बी रिटन एज u माइनस जी टी माइनस यू अपॉन यू माइनस जी टी इंटू डी टी। माइनस जी को बाहर रहने देते हैं तो 1 माइनस यू अपॉन यू माइनस जी टी डी टी। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से v, 0 से t, तो v विल बी माइनस जी डी टी लिमिट, ये तो t आ जाएगा, माइनस u कांस्टेंट था। इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln u माइनस जी टी लिमिट 0 से t डिवाइड बाई माइनस जी। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस जी टी एक टर्म हो गई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस जी इसमें और मल्टीप्लाई होगा तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहां पर माइनस यू ln, यहां पे लिमिट पुट कर देंगे तो u माइनस जी टी बाई यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln b माइनस ln a को लिख दिया ln b बाई a। तो यहां से v आ गया माइनस जी टी प्लस यू ln u अपॉन u माइनस जी टी। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, t इक्वल टू 0 डालोगे तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी और टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट सोल्व करने थे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों हमने सॉल्व कर लिया अंडर द गिवन कंडीशन। अब ये थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इसी सीक्वेंस का क्वेश्चन है जो ओलंपियाड में आ चुका और ये आईआईटी ने भी इसी तरह के क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो आईआईटी ने बहुत सारे मैं अगर डिस्कस करूंगा तो अगर आप आर्काइव में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें कहा क्या जा रहा है कि सपोज ए स्फीयर क्राफ्ट ऑफ मास m0 एंड ए क्रॉस सेक्शन एरिया a is costing with velocity v0
व्हेन इट एनकाउंटर्स ए स्टेशनरी डस्ट क्लाउड, ये एक डस्ट क्लाउड दिया गया जो कि रेस्ट पर है, इफ द डस्ट स्टिक्स टू द स्पेसक्राफ्ट सॉल्व फॉर द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, यानी इसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, एज्यूम ए इज कांस्टेंट। तो ये कह रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आईआईटी ने पूछा भी था क्वेश्चन, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है वो कह रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डस्ट क्लाउड के साथ जब ये इसमें मूव करेगा, तो मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या हो रहा है कि जब ये इसके अंदर मूव कर रहा है तो ये अपना है साथ में इसके साथ एक डस्ट क्लाउड का एक सिलेंडर बन जा रहा है, ये जो मैंने डॉटेड से दिखाया, और मान लो इस समय इसकी वेलोसिटी v है। तो अगर हम किसी इंस्टेंट की बात करें, ये ओरिजिनल सिलेंडर है और ये डस्ट क्लाउड वाला सिलेंडर हो गया मेरा, ये इस पे ऐड हो चुका होगा, और इस सिस्टम की वेलोसिटी इस समय v मान लेते हैं, और इनिशियली इसका मास था m नॉट, क्रॉस सेक्शन एरिया a, और ये वेलोसिटी थी v नॉट। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी v नॉट थी। अब हमें इसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो हमारे पास एक वेरिएबल मास है, मास बढ़ रहा है, तो एक ही तो इक्वेशन है, तो वो एक इक्वेशन मेरी क्या है, एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे कोई है ही नहीं, तो जो डस्ट क्लाउड से इनके बीच में फोर्स आ रहा होगा इंट्रैक्शन में, जब स्ट्राइक करे, जैसे एक एम मास दूसरे एक एम मास और एक और एम मास मिले और आप स्ट्राइक करते हो, तो आप कहते हैं कि इनके बीच का इंपल्स इंटरनल हो गया, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो वैसे ही यहां पर भी इक्वेशन होगी, तो इस समय अगर हम देखें तो एफ एक्सटर्नल तो जीरो है, तो इक्वेशन हमारी होती है एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम dv by dt। बस यहां पर dv by dt की इक्वेशन आ जाए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अच्छा, ये फैक्टर तो जीरो है, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ये फैक्टर कितना होगा, दिस फैक्टर इज -v। क्यों? क्योंकि ये v रिलेटिव होता है, ऑब्जर्वर यहां लिया जाता है, और ये डस्ट क्लाउड कहां पर है, रेस्ट पर। फार्मूला क्या था, v1 - v, याद करो जो हमने स्टार्टिंग में कहा था, ये था इसकी वेलोसिटी ग्राउंड ट्रिम में तो रेस्ट पर है, तो ये यानी इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखनी होती है, ये ऑब्जर्वर है, और ये डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट पर है सारे, दीज ऑल डस्ट पार्टिकल रेस्ट। तो इस फ्रेम में अगर इस सिस्टम की वेलोसिटी v है तो उससे v रिलेटिव क्या होगी, -v। ये बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, -v इंटू dm by dt अब एक चीज सोचो, हमें पता है ये एक छोटी सी, मान लो dt टाइम में ये एक छोटी सी डिस्टेंस अगर dx कवर करे तो कितना मास स्वैप होगा, dm मास स्वैप रो a dx, a कांस्टेंट है तो इतना मास स्वैप कर लेगा, तो dm by dt रो a dx by dt, और dx by dt इज नथिंग, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी रो a v। ये एक वेरिएबल dm by dt तो हमारा सॉल्व हो गया रो a v। किसी इंस्टेंट पे मास m क्या होगा, अगर देखो इस सिस्टम का मोमेंटम तो कांस्टेंट ही रहना है, अगर इस सिस्टम की वेलोसिटी तुम v कह रहे हो, इस सिस्टम जैसे एक m मास का ब्लॉक है दूसरे m मास के ब्लॉक से स्ट्राइक करेगा तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज होती चली जाती है। तो ऐसे ही सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, ये इसमें एंटर कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एक m वेरिएबल है, अगर सारे वेरिएबल v और t के टर्म में आ जाएं, मेरे पास यहाँ पर केवल दो ही वेरिएबल, मैं सब क्यों कर रहा हूँ, मुझे केवल दो वेरिएबल इक्वेशन चाहिए, एक v और एक t। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बन गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी यहाँ पर क्या है कि तुमने ये तो सॉल्व कर लिया कि dm by dt को रो a v लिख दिया, जब तक मास को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं लिखोगे, और मास तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से तो स्वैप हो नहीं रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये मास m है, टोटल मास, ठीक है, ये टोटल मास इस समय कितना हो चुका है, m हो चुका है, या ओरिजिनल मास को मिला के, तो इस समय भी मोमेंटम तो सिस्टम का, इस सिस्टम का मोमेंटम तो चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कोलिजन से फोर्सेस आ रहे हैं वो इंटरनल है, तो इस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहना है। तो m नॉट v नॉट इज इक्वल टू mv।
राइट। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखें, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक m मास है, सपोज करो, ये मोमेंटम कंजर्वेशन मैं क्यों कह रहा हूं, और ये एक m1 मास होता, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इस रेस्ट से स्ट्राइक करता और ये सिस्टम हो जाता है m प्लस m1 और इस सिस्टम की वेलोसिटी हो जाती v डैश। तो तुम क्या कहते, इसे टोटल मास को ms कह लो, तो mv इज इक्वल टू ms v डैश कहते कि नहीं कहते। तो सेम वही चीज है यहां पर, इस क्वेश्चन में सिस्टम का मास तो चेंज होना नहीं है, सॉरी मास तो चेंज होना है मगर मोमेंटम चेंज होना ही नहीं है, क्योंकि इस सिलेंडर का मास बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रहा है, जो भी आ रहा है वो कोलिजन के इंटरनल फोर्सेस होंगे। तो यानी इस सिस्टम का मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन हो जाएगी m नोट v नोट किसी इंस्टेंट का मास इनटू किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी। मैं वही चीज सोच रहा हूं यहाँ पर, जैसे ये है, ये स्ट्राइक कर रहा है, स्टिक करता चला जा रहा है, ये और ये पार्टिकल रेस्ट पर है, तो इस सिस्टम पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी दिया नहीं है, तो इस सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे मास m को मैं क्या लिख सकता हूं, m नोट v नोट बाई v। तो इन इक्वेशंस को अगर मैं पुट कर दूं तो जाएगा माइनस रो ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू m नोट v नोट बाई v इंटू डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई वी क्यू इज इक्वल टू माइनस रो ए बाई एम नोट वी नोट इंटू डी टी। इसे रीअरेंज कर लिया, डी टी को इधर ले गए और वी स्क्वायर इंटू वी क्यूब इधर आ गया, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस लाइन को हम हटा लें, अब इसकी नीड नहीं है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फैक्टर आने वाला है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, डीवी बाई वी क्यू, v की पावर -3 x की पावर -3। तुम लोगों सर तो बड़ा आसान इंटीग्रेशन है यार, इसमें क्या होता है x की पावर माइनस एंड dx का इंटीग्रेशन है। तो ये हो जाएगा v की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रो ए टी बाई एम नोट वी नोट प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का, तो ये हो जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी इज इक्वल टू -3 प्लस 1 वी क्यू आर -2 यानी 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -2 उधर जाएगा, हो जाएगा +2 2 रो ए टी अपॉन एम नोट वी नोट प्लस कांस्टेंट सी। अब कांस्टेंट सी निकालना बहुत आसान है, तुम कहोगे सर ये तो -2 मल्टीप्लाई होता है, इसको सी डैश भी लिख सकते हो, यू कैन आल्सो से दिस कांस्टेंट इज सी डैश। भाई -2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -2 सी फर्दर है नया कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू अनदर कांस्टेंट वैल्यू, एक और कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो सी डैश हो गया। और t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू क्या थी, v नोट, तो सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई वी नोट स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, बस वैल्यू तो पुट करनी बाकी है भाई, आ गया आंसर 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो ए टी बाई एम नोट वी नोट प्लस 1 बाई वी नोट स्क्वायर। दिस इज अवर डिजायर्ड आंसर, जो हमें चाहिए था। फाइनली वो आंसर हमारा सॉल्व हो गया। तो ये प्रॉब्लम हमारी एक काफी अच्छी प्रॉब्लम थी, और ये सब ओलंपियाड और डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आई प्रॉब्लम है, और इसी वहीं से ही जेई ने इस प्रॉब्लम को पिक किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं ओलंपियाड या दूसरे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होते रहते हैं, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, वहां से आईआईटी वाले बहुत सारे क्वेश्चन को एज इट इज या थोड़ा सा चेंज करके पिक करते हैं। तो ये वेरिएबल मास की बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम को एक सीक्वेंस वाइज कर लेंगे तो हम बहुत आसानी से वेरिएबल मास के कॉन्सेप्ट में मास्टरी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये एक डिफरेंट और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। इसमें कहा क्या जा रहा है, एन आर ग्लास सिट्स ऑन ए स्केल। भैया एक आर ग्लास लिया, इसमें बहुत सारी सैंड भर दी ऐसे। इनिशियली ऑल सैंड ऑफ मास m इन द ग्लास एंड मास
इस सैंड का मास m दिया गया और ग्लास ये जो इस सिस्टम है इसका मास कह रहा है कैपिटल M है और ये मास स्मॉल m है। तो सैंड इज रिलीज, अब सैंड को रिलीज कर दिया और द अपर रिजर्व एट ए कांस्टेंट रेट dm by dt इज इक्वल टू लैम्डा। कांस्टेंट रेट से सैंड फॉल हो रहा है। ड्रॉ एंड लेवल क्वालिटेटिवली ए ग्राफ शोइंग द रीडिंग ऑफ स्केल एट ऑल t greater than 0। हमें यहां पर इस ग्राफ, जो ग्राफ बनेगा उसको प्रेडिक्ट करना है, उसका ग्राफ की शेप कैसे होगी उसको बनाना है। अगर ये फॉल नहीं कर रहा होता, मान लो सैंड फॉल नहीं कर रही होती, तो सिंपल सा ग्राफ होता, W वर्सेस T का जो ग्राफ आना था वो ये आना था M प्लस mg। अब यहां पर ये सैंड कंटिन्यूअसली फॉल कर रही है, हमें बताना है कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो दिस इज अवर चैलेंज। तो चलो जरा इसको सॉल्व कर। बिकॉज आर ग्लास में जो सैंड है वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रेट लैम्डा से फॉल हो रहा है, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये कांस्टेंट रेट लैम्डा से कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, तो बेसिकली होगा क्या कि यहां से जो पहला पार्टिकल अंडर ग्रेविटी गिरेगा, मान लो यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल हम m0 मान लेते हैं, एक सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल है, कंटिन्यूअसली गिरेगा, तो कितना टाइम लगेगा एक छोटे से पार्टिकल या एक dm मास को नीचे फॉल करने में? तो उस t1 की वैल्यू होगी, अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा है तो 2h/g, इतना टाइम तो इसे लगेगा ही लगेगा। तो जब तक ये यहां तक स्ट्राइक नहीं कर लेता, तो एक टाइम रेंज मान लेते हैं 0 से t1। यहां से मास डिटैच हो जाएगा एयर पे, राइट। तो इतना, तो थोड़ी देर के लिए वो मास होगा जो नीचे से स्ट्राइक नहीं किया होगा, तो कोई नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं आनी है। तो केवल इतने ही पार्ट का इनिशियल जो पार्ट है, तो उसमें से जब ये मास नीचे गिर रहा होगा, जब तक यहां नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ मास एयर में होगा, तो थोड़ी देर के लिए पहले रीडिंग डिप होगी। तो कितना मास एयर में जाएगा? m, मैक्सिमम मास जो एयर में रहेगा। m वो मास है जो मैक्सिमम मास एयर में रह सकता है, और ये कांस्टेंट रेट देखो, कंटिन्यूअसली जो लीकेज रेट है सैंड की लैम्डा वो कांस्टेंट दी गई, तो लैम्डा t1। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, अगर मैं बनाना शुरू करूं W वर्सेस T, तो ये कांस्टेंट रेट से गिर रहा होगा ऐसे, एक वैल्यू W1 तक गिरेगा, और जहां W1 की वैल्यू क्या आएगी? M प्लस mg माइनस लैम्डा t1। तो इनिशियली तो ये होने वाला है। अब ये मास यहां फॉल करके, इससे ज्यादा मास, ये जो लेयर है इससे ज्यादा मास एयर में नहीं रहेगा। अब जो भी नेक्स्ट dm आएगा, एक dm आएगा तो एक dm नीचे वाली पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो जितना मास ऊपर से फॉल होगा, नीचे कलेक्ट भी तो होता जा रहा है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम मास था, दिस इज द मैक्सिमम मास विच इज अलाउड टू स्टे इन एयर इन गिवन कंडीशंस। अब कंटिन्यूअसली ये मानना है, इसमें हम ये मान के चले किसी तरह का हीप फॉर्मेशन नहीं है, इट इज अज्यूम्ड, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहां पर वैसे एक लाइन दी जानी चाहिए थी, मिसिंग हो गई कि इट शुड बी देयर, कि यहां पर हम किसी तरह का हीप फॉर्मेशन नहीं मानेंगे, और मास को हम ये मानेंगे कि वो यूनिफॉर्मली एक थिन लेयर है, बहुत ज्यादा मास भी नहीं है, एक थिन लेयर की फॉर्म में स्प्रेड हो रहा है। अब मान लो यहां पर जो मास है वो पहुंचना शुरू हो गया, लेकिन अब कंटिन्यूअसली एक इंपल्स लगेगा। देखो जैसे होता नहीं, हमने चेन वाले क्वेश्चन ऐसे में भी किए हुए हैं कि एक चेन है फॉल करती है, तो जब वो चेन फॉल करती है तो एक मास टक टकराता है, तो एक इंपल्सिव रिएक्शन ऐसी। ये जो डीएम मास है, जब ये यहां जाएगा, एक v वेलोसिटी इसके पास होगी, ये एक v नॉट वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा और dt टाइम में 0 वेलोसिटी पे आ जाएगा। तो ये एक फोर्स आएगा, इंपल्सिव फोर्स। तो यहां पर अब पेन पर ध्यान से समझना, ये जो पेन है इस पर एक इंपल्सिव फोर्स Fn भी लग रहा होगा। तो इस Fn की वैल्यू कितनी होगी? हम जरा इस Fn की वैल्यू को अब कैलकुलेट करते हैं। इसे हम हटा दें, जो हमारा एयर का मास है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। T1 की वैल्यू हमें पता है, यहां पर √2h/g है।
ठीक है, और ये m है वो मैक्सिमम मास जो एयर में है। अब अगर हम देखें ये जो Fn है ये आ रहा है चेंज इन मोमेंटम के कारण, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा dmv माइनस 0 अपॉन dt, v dm बाई dt, यानी लेमडा v, और v की वैल्यू कितनी होगी, √2gh। अच्छा, यहां पर एक टर्म g और आएगी, क्योंकि लेमडा t1 तो मास हुआ ना, लेमडा t1 इज मास इंटू g और लगाना है। अब देखो, अब जरा इस डायग्राम को फिर से समझो, तो ध्यान से समझना। एक m मास है यहां पर, ऐसे बहुत सारा एक पर्टिकुलर m मास है जो एयर में अब बना रहेगा जब तक कि ऊपर से हम पूरा खाली नहीं हो जाते। उस m, उसको मैं m1 कह लूँ तो उसकी वैल्यू मेरी कितनी है, लेमडा g t1, और अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें, t1 की वैल्यू कितनी है, √2h बाई g, तो ये वैल्यू आ जाती है लेमडा इंटू 2gh। समझे, ये वैल्यू कितनी आ जाती है, लेमडा इंटू √2gh। तो अब अगर मैं देखूं तो यहां पर अब जो पेन पे नेट फोर्स आ रहा होगा, अब ध्यान से समझना, नेट फोर्स अब जो पेन पे एक्सर्ट हो रहा होगा वही रीडिंग होगी। देखो m प्लस mg हम टोटल मास लेके चले थे, माइनस दिस m1 जो एयर में बना हुआ है, इतना मास कम होके एयर में, अब ये काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बाद ये लाइन अब कंटिन्यूसली बनी हुई है, t1 टाइम के बाद ये लाइन अब मेंटेन हो गई, लेकिन अब ये कंटिन्यूस स्ट्राइक भी कर रहा है, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स Fn और एक्सर्ट हो रहा है कोलिजन के कारण, तो यहां पर एक Fn और आ जाएगा, m1g सॉरी प्लस फोर्स Fn। अब इस Fn की वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा Fnet, इट विल बिकम इक्वल्स टू m प्लस mg माइनस m1g प्लस Fn। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो एक टाइम t2 तक, एक पर्टिकुलर टाइम रेंज होगी t2, जब तक ये ऊपर से पूरा खाली नहीं होता, ये वापस इनिशियल वेट आ गया। अब ये T2 कैसे निकाल सकते हैं, उस T2 की वैल्यू मैं बता सकता हूं कि जो T2 है इसकी वैल्यू होगी, मान लो सैंड का मास m था तो m बाई लेमडा होगी, इतने टाइम में टोटल मास खाली हो जाएगा। तो ये अब ये ग्राफ लाइन ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे कुछ। पहले गिरा, सडन कोलाइड करके यहां राइज कर जाएगा। अब स्टेट क्या आ गई है, अब ऊपर से फ्री हो चुका है, अब मास ऊपर से फ्री हो चुका है, तो ये जो m1 मास एयर में था ये अब मेंटेन नहीं रहेगा। भाई देखो, एक लेयर बन गई थी एयर में, एक मैक्सिमम मास था, अब ये सारा मास ऊपर से खाली हो गया। अब ये यहां से होता क्या था कि एक m0 मास, ये छोटा सा एक पार्टिकल यहां मतलब यहां शिफ्ट होता था, तो ऊपर से एक नया पार्टिकल आ जाता था, तो ये एक m1 मास जो एयर में था वो मेंटेन था। अब वो पूरा मास, यानी अब यहां पर कितना मास आ चुका है, यहां पर जो कलेक्टेड मास है t2 टाइम पर, उसकी वैल्यू m प्लस m माइनस m1 मास हो गई है। m1 वो मास है जो एयर में सस्पेंड कर रहा था। ठीक है, इसमें हमें वेरिएबल मास की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि सिंपल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन वेरिएबल मास हो उसी इक्वेशन को लगाए, क्योंकि यहाँ इंपल्स टाइप कुछ चीजें देखनी ही नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन ये वेरिएबल मास का था, इसीलिए मैंने इसको कनेक्ट किया, नहीं कि अरे क्वेश्चन आया यार वो इक्वेशन बनानी ही पड़े, थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अब ये एयर वाला मास यहाँ आ रहा है, टक 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 टक, तो यानी अब Fn तो वही रहेगा, क्योंकि हर एक मास को उतनी हाइट गिरना है। तो यानी अब जो नई रीडिंग आ रही होगी W डैश पेन में, देखो m प्लस mg माइनस m1g, क्योंकि इतना मास यहां कलेक्ट हो चुका है, प्लस
Fn टकरा रहा है तो आ रहा होगा, प्लस लेमडा टी, जो टी टाइम में यहां पर गिरता चला जाएगा। अब T3 एक टाइम रेंज लेते हैं, T3 डेल्टा टी में यहां लिख रहा हूं, इस डेल्टा टी की रेंज क्या जाएगी, जीरो से √2h/g T2 के बाद। T2 के बाद एक टाइम रेंज आएगी, क्योंकि ये वाला जो मास है पूरा डेल्टा टाइम में यहां पर आ जाएगा। जो m1 मास हवा में था वो, तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए रीडिंग राइज करने वाली, ये शूट अप कर जाएगी ऐसे। टाइम होगा T2 प्लस T3। कैसे? ये दोनों फैक्टर तो कैंसिल हो रहे थे आपस में, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक शूट अप हुई, तो W डैश मैक्स जो आएगा मेरा m प्लस mg प्लस लेमडा अंडर रूट इंटू जी भी एक लिखेंगे, अंडर रूट 2h/g इंटू जी। तो मैक्सिमम रीडिंग जो मेरी आ गई वो आई m प्लस mg प्लस लेमडा इंटू अंडर रूट 2gh। और ये मिनिमम रीडिंग कितनी आई थी, ये भी तो यही थी। तो यानी हम यहां पर m प्लस mg से माइनस अंडर रूट 2gh कम हुए थे इंटू लेमडा, और इतना ही हम प्लस में ऊपर शूट अप कर गए। तो ये हमारी रेंज हो गई, और ये जेईई के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस के लिए बहुत अच्छी आर क्लास प्रॉब्लम है। तो यहां बीच में वो रेंज आ गई जिसमें हम क्या बने रहे, कांस्टेंट बने रहे। उसके बाद हम फिर से शूट अप कर गए। तो मैं एक नेक्स्ट पेज पर ये ग्राफ आपको बना देता हूं और एक बार फिर से आपको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फाइनली ये ग्राफ ऐसे आया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर ऐसे बढ़ा, और फिर वापस से सडन इसके बाद गिर जाएगा। T1 T2 T2 प्लस T3 दिस टोटल वेट W माइनस डेल्टा W से W प्लस डेल्टा W तक बढ़ा है, जहां डेल्टा W की वैल्यू हमारी कितनी आई है, लेमडा इंटू अंडर रूट 2gh। अब ये हुआ कैसे, फिर से समझ लो एक बार। ये आर ग्लास था जो हमने प्रूफ किया। थोड़ी देर के लिए m1 मास की एक लाइन है, छोटी छोटी, ये एक m नोट मैक्सिमम मास m1, लेमडा T1, इतना मास एयर में मेंटेन रहा। जैसे इसने स्ट्राइक करना शुरू करा, एक Fn का एग्जिस्टेंस आया। उस Fn ने जो कमी हो गई थी, जो मास एयर में लटक गया था थोड़ी देर के लिए, हमारा कुछ मास एयर में था, उसकी कमी को पूरा करके रखा। लेकिन जब तक ये सारा सैंड यहां से खत्म नहीं हो गया, वो m1 यहां एयर में मेंटेन रहा। फिर जैसे ही ये मास हटा, क्योंकि इसकी कमी को पूरा कर रखा था इस Fn ने, उसके बाद जैसे ये मास यहां पहुंच गया, तो यहां पर मास हो गया m प्लस mg माइनस m1। इस m1g की कमी को तो पूरा कर दिया था Fn ने, लेकिन ये m1g वापिस आने लगा तो स्ट्राइक भी कर रहा था। तो Fn मेंटेन रहा जो m1g की कमी को पूरा कर रहा था, लेकिन जो मास वापिस आ रहा था वो ऐड होता चला गया। तो उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए चीजें शूट अप हो गई। और फिर जैसे ही एक T3 टाइम के बाद, ये जो कि T3 हमारा कितना होगा, अंडर रूट 2h/g, इस टाइम के बाद जैसे ये एयर वाला सारा मास वापस आ गया, ये रीडिंग वापस बैक टू नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट और हमारी अगली चैलेंजिंग प्रॉब्लम पर, जो कि एक थोड़ी सी अलग और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, और ये भी किसी एक अच्छे ओलंपियाड जो बाहर एग्जाम्स होते रहते हैं फिजिक्स के, उसमें पूछी गई है। बहुत इंटरेस्टिंग और एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। अब जरा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंस की स्टूडेंट्स लास्ट प्रॉब्लम है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, डिफरेंट है। टाइनी स्फेरिकल डस्ट पार्टिकल फॉल थ्रू ए वाटर मिस्ट क्लाउड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी सच दैट द रेट ऑफ acceleration onto the droplet is
proportional to the volume of mist cloud swept by the droplet in per unit time and radius is proportional to square of time at larger t. ठीक है, if the droplet start from rest, droplet का जो fall है वो rest से start हो रहा है in the cloud, find the value of acceleration of drop for larger time. थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है और अलग तरीके से पूछा गया। यहाँ पर कह रहा है एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल लिया, मान लो एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल है, इनिशियल मास m और रेडियस r0 का है कि इस समय ठीक है, इसने वाटर क्लाउड को स्वैप कर लिया तो इसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी। तो किसी इंस्टेंट t पर इसकी रेडियस r होगी, मास m होगा। तो इस m की वैल्यू एक्चुअली होगी क्या, m की वैल्यू होगी m0 इनिशियल मास, कुछ इनिशियल मास रहा होगा मान लिया m0, प्लस 4/3 पाई r क्यूब माइनस r0 क्यूब इंटू रो मैंने ले ली डेंसिटी ऑफ दिस क्लाउड। ये भी देखो बहुत सारे अजम्पशंस में बहुत सारे वेरिएबल आते चले जाएंगे, इन्हीं को एलिमिनेट करना तभी एक्सेलरेशन निकल पाएगा। डेंसिटी मुझे दी नहीं गई थी, मैंने एज्यूम कर ली कि मिस्ट क्लाउड एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, उसकी डेंसिटी मैंने रो मान ली। अब ये लार्जर टाइम टी पे कह रहा हूं, टाइनी डस्ट, स्मॉल डस्ट पार्टिकल है। इसका मतलब क्या है कि r0 छोटा रहा होगा और वाटर क्लाउड डेंसिटी रो तो ज्यादा ही होगी, तो ये m0 लार्जर टी। तो अगर हम लार्जर टी की स्मॉल वैल्यू के लिए सॉल्व करने को कह नहीं रहा है, कह रहा है कि लार्जर टी के लिए, लार्जर पर्सपेक्टिव देखो यार, ठीक है, स्मॉल स्टार्टिंग वाले पोर्शन कह रहा है स्किप कर दो। तो थोड़ा सा टाइम बाद हम स्किप करके लार्जर टी पे जाएंगे तो ये r0 टाइनी मतलब छोटा सा, तो r0 तो वैसे ही बहुत स्मॉल होगा, t लार्ज होगा तो बहुत सारा वाटर कलेक्ट हो गया होगा, तो r0 के रेस्पेक्ट में लार्ज होगा। ये डेंसिटी रो भी ज्यादा इंटू जी भी रहेगा, सॉरी मास लिखा तो जी नहीं आएगा, वेट में जी आता, ठीक है। तो m0 और r0 क्यूब को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो मास को, यही देखो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, यही जेई के लिए सारी चीजें चैलेंजिंग हो जाती है। यहां पर एक चीज सोचने वाली है कि लार्जर प्रोस्पेक्टिव में क्या हो रहा होगा। तो ये जो दो वेरिएबल हमने m0 और r0 दिए भी नहीं थे, स्मॉल टाइनी डस्ट पार्टिकल दिए थे, छोटा सा पार्टिकल है, तो m को, यानी इसका मतलब m को लेना 4/3 पाई r क्यूब रो। दूसरा, तो यानी दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि लार्जर टाइम t पर जो r की वैल्यू है t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं दिया तो r को हम मानेंगे k t स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और ये भी कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द मिस्ट क्लाउड स्वेप्ट बाय द ड्रॉपलेट पर यूनिट टाइम इज रेडियस पर यूनिट टाइम, ये प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ मिस्ट क्लाउड स्वेप्ट। ये कह रहा है कि द असर्शन ऑन टू द ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट का भाई ये रेडियस r है, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये रेडियस r है, मान लो v वेलोसिटी है, तो कुछ देर में रेडियस r प्लस dr हो जाएगी, ठीक है। इसका मास m है तो ये मास m प्लस dm होगा। तो जो असर्शन रेट है dm बाई dt, dm बाई dt रेट ऑफ मास जो उस पर कलेक्ट हो रहा है, असर्शन रेट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्वेप्ट। ये कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करेगा यूनिट टाइम में, इसको कैसे समझे। देखो ये एक r रेडियस है, इसकी एक v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी थोड़ी सी लार्ज हो चुकी होगी क्योंकि लार्ज टाइम हो गया, बहुत तेजी से गिरता हुआ आ रहा, लार्जर वैल्यू t पे v की वैल्यू लार्ज होगी। तो एक छोटे से टाइम t पे ऑलमोस्ट ये एक जब एंट्री करेगा तो ये एक r रेडियस है, तो एक छोटे से टाइम t के लिए ये एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को यूनिट टाइम में एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को स्वैप कर जाएगा और उस सिलेंडर की रेडियस उस समय होगी r। जैसे ये ड्रॉपलेट एक छोटा सा, मान लो dt टाइम में जब ये स्वैप करेगा तो ये एक ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी होगी h, या dh कह लो, v dt। छोटे से टाइम के लिए इसकी रेडियस r को मैंने कांस्टेंट माना, तो जब ये नीचे फॉल कर रहा है, यही देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग पॉइंट हो जाता कि जब ये dt टाइम में फॉल करेगा तो ये छोटे से सिलेंडर को
स्वैप कर जाएगा। तो यानी इसने जो मास स्वैप किया होगा डीएम, तो मैं कैसे लिखता, देखो यही इसमें कहा जा रहा है। तो यहां पर जो मैं मास डीएम लिखता, जो उसने स्वैप किया, मैं लिखता डीएम, जो उसने मास स्वैप कर लिया, प्रोपोर्शनल टू होता पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच, और डी एच की वैल्यू होती वी डी टी। एक सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है क्लाउड का छोटा सा सिलेंडर, और उस छोटे से टाइम dt में इसने स्वैप किया, जिसकी हाइट मैंने कितनी ली है वी डी टी, और उस dt टाइम के लिए मैंने इसकी रेडियस r को क्या लिया है कि छोटा सा चेंज लिया होगा, r से dr बढ़ेगी, तो ऑलमोस्ट जो सिलेंडर स्वैप होगा उसकी रेडियस को मैंने r मान लिया। तो यानी यहां से मैं लिख सकता हूं dt को मैं इधर ले आऊं तो dm बाई डी टी इज इक्वल टू, एक और कांस्टेंट लेना पड़ेगा मुझे c पाई आर स्क्वायर बी। तो मेरे पास देखो क्या क्या इक्वेशंस हैं जो फाइनली सेटअप हुई, उसको जरा हम एक बार लिख लें कि ये जो मास एम्प्टी है ये मेरा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, थोड़े लार्जर टाइम पे, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया है कि के टी स्क्वायर है, टी इज लार्ज, इसीलिए वो छोटी वैल्यू को नेग्लेक्ट किया गया है। और उस समय डीएम बाई डी टी कुछ कांस्टेंट c इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू v, किसी जनरल t, और t लार्ज है, तो इस समय इसका एक एक्सेलरेशन होगा a, वो मुझे चाहिए। ठीक है, लार्जर टाइम टी पर कैसे करा जाए, देखो बहुत आसान हो गया चीज़ों को। अगर हम देखें तो ये एक वेरिएबल मास सिस्टम है, ठीक है, ये एक वेरिएबल मास सिस्टम हो गया जो स्वैप कर रहा है। अब हमें इन सारे वेरिएबल्स में एक रिलेशन चाहिए, एक इक्वेशन कहाँ से लाए एक्सेलरेशन के लिए। तो इस समय मान लो इसकी वेलोसिटी v है और ये कंटिन्यूसली इसका मास बढ़ रहा है, m मास है, तो F एक्सटर्नल, एक F एक्सटर्नल भी लग रहा होगा, ग्रेविटी mg, तो mg माइनस v, क्योंकि जो वो तो रेस्ट पर है, तो जो क्लाउड को जो लेगा तो v रिलेटिव वैल्यू क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने प्लस पॉजिटिव ले लिया, तो इसकी जो v रिलेटिव मुझे दिखेगी वो अपवर्ड दिखेगी, माइनस v इज इक्वल टू m। यही मुझे फाइंड करना है। तो यहां पर एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई मेरे पास, dv बाई डी टी इज इक्वल टू g माइनस v बाई m इंटू dm बाई डी टी। वैसे इंटीग्रेट नहीं करना, यहां से dv बाई डी टी की वैल्यू ही बतानी है। तो कैसे करें देखें, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल और भी दिए गए जिसको भी हमने यूज़ नहीं किया, तो ज़रा उनका यूज़ कर लें। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर है, dm बाई डी टी है और किसी भी इंस्टेंट पे मास ये है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 कह लूँ, तो मैं अगर इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो dm बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास क्या होती, तो dm बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होता, 4 पाई आर स्क्वायर रो इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, और ये वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो यहां से मेरे पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, डी आर बाई डी टी मेरे पास है 2kt, लेकिन k मेरा अननोन है, ये भी ध्यान रखना है, k और ये जो हमने c लिया ये सब चीजें अननोन है। तो यहां से मेरा आया c इंटू पाई आर स्क्वायर v। अब केवल ये इक्वेशंस को बस सेट करना है, सॉल्व करना है कि इस तरह से कुछ वेरिएबल्स जो है यहाँ पर हमें इन वैल्यूज को पुट करना है और हमें dv बाई डी टी की वैल्यू को फाइंड करना है। वेरिएबल मास इक्वेशन का हम ऑलरेडी यूज यहाँ पर कर चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। यही आईआईटी के चैलेंज होते हैं कि बहुत बार हम इक्वेशन सेटअप कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि इन वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाए। दिस इज द चैलेंज ऑफ जेई एडवांस। तभी वो जेई एडवांस और जेई मेंस में जो मार्क्स का डिफरेंस होता है बहुत लार्ज होता है।
अब c इंटू पाई आर स्क्वायर वी इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी, 4 पाई आर स्क्वायर रो, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है 2kT। तो v पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8, 4 2 जा 8 रो के टी पाई सी। v की वैल्यू तो ये हो गई। अच्छा m की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये सारी वैल्यूज को पुट कर दो, dv बाई dt की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन है अगर हम देखें तो ये हो गया 8 रो के बाई सी। यानी अगर मेरे पास रो के बाई सी की वैल्यू आ जाए तो एक्सेलेरेशन तो यहीं से सॉल्व हो जाता, लेकिन ये वैल्यूज मेरे पास है कहां, यही वैल्यू तो मुझे सॉल्व करनी है। तो इन वैल्यूज को मैं पुट कर दूं, 8 रो के बाई सी इज इक्वल टू जी माइनस वी। वी की वैल्यू कितनी है 8 रो के टी बाई सी इंटू एम, 4 पाई आर क्यूब रो बाई 3 इंटू डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी मेरे पास कितना है 4 पाई आर स्क्वायर रो इंटू डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी मेरा कहां से, डी आर बाई डी टी है मेरा 2kT, 2kT। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें क्या क्या सिंप्लीफाई होके मेरा सॉल्व होने वाला है, देखो 4 बाई पाई आर क्यूब, तो ये पाई ये कैंसिल होके केवल एक आर बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 रो के बाई सी इज इक्वल टू जी माइनस 8, ये 3 ऊपर चला गया, 3 2 जा 6, 8 इंटू 6 के टी। देखो ये 3 ऊपर गया, 3 2 जा 6 मैंने यहां लिख लिया, ये के टी इंटू के टी, के स्क्वायर टी स्क्वायर, पाई नीचे बचा हुआ है सी, ये एक डेंसिटी बची हुई है रो, डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू क्या है मेरे पास के टी स्क्वायर, के टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर और कैंसिल होगा, और एक के से ये के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 48 के रो बाई सी, वो इधर चला जाएगा, 48 और 8 56, तो यहां से क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई, अब तो इसको इधर लेके ऐड कर दिया, तो 56 रो के बाई सी इज इक्वल टू जी। क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, दो, एक तो वेरिएबल मास इक्वेशन यूज हुई, राइट, दूसरा उसके बाद भी ये जो वेरिएबल ऐसे फंसा दिए गए, ये इसके प्रोपोर्शनल उसके प्रोपोर्शनल। अगर क्वेश्चन में देखो तो तुम्हें डेटा में क्या दिया गया, कुछ नहीं, केवल एक ग्रेविटी जी दी गई है, ठीक है, कि ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है। अब आंसर में तो हमारे पास कोई डेटा में नाम पर सिर्फ एक जी है बस, जिसके टर्म में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, तो और कुछ तो है ही नहीं यहां पर। अब एक जी के टर्म में बाकी सारे वेरिएबल, इतने सारे वेरिएबल, इतनी सारी इक्वेशन सेटअप करना, दिस इज द चैलेंज। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं रखेंगे, हम इस ऐसी चीजों को नहीं सॉल्व करेंगे, तो जब जेई में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वेरिएबल हमारे सामने होंगे ही नहीं, तो हम बहुत ज्यादा उसमें
कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो ये अगर हमारे दिमाग में पहले से ऐसा माइंडसेट होगा, हमें ये प्रैक्टिस होगी, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो रो k बाई सी की वैल्यू यहां से सॉल्व होके कितना आ गई, g बाई 56, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 8 रो k बाई सी। इसको मैं पुट कर दूं तो फाइनली मेरा a का सॉल्यूशन यहां से कितना आ जाएगा, दिस आंसर इज g बाई 7। तो जो ये आंसर मेरे से निकलवाना चाह रहा था कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, इट इज इक्वल्स टू g बाई 7। तो दिस वाज ए वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल मास, जिसमें कोई ज्यादा इंडिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच ली गई और इस मोशन को सॉल्व कराया गया और एक अलग तरीके से चीज़ों को पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चंस की हमें कुछ प्रैक्टिस आनी चाहिए, तभी हम ओलंपियाड या केवीपीआई या जेईई एडवांस के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हमारे कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमें पता है कि ऐसे इक्वेशंस में, ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशन सेट होकर ये सारे वेरिएबल फाइनली जाकर लास्ट में रिप्लेस होते हैं। तो अगर हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होगी तो जब वहां पर ऐसा क्वेश्चन आएगा और एक टाइम लिमिट भी होगी तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेरिएबल मास। अभी मैं इसका वेरिएबल मास इक्वेशन का प्रूफ है उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो हम ये भी जान लेंगे कि हमने एप्लीकेशन तो सीख लिया, पर वेरिएबल मास इक्वेशन को ड्राइव कैसे किया जाता है अब बस हमें वो समझना है, बाकी सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए जो इसके बाद इसका लेक्चर 1A बनाऊंगा या लेक्चर 2 कह लो, उसमें हम वेरिएबल मास इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, इस लेक्चर में हमने वेरिएबल मास इक्वेशन को समझा, उसकी एप्लीकेशन को समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल मास का प्रूफ समझ लें, कितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो हमें इस लेक्चर से समझ आ चुका होगा। अब जरा हम वेरिएबल मास इक्वेशन का प्रूफ हो समझ लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये वाला टॉपिक हमने फाइनली एक टॉपिक जेईई के लिए और ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर लिया। हाँ, इस इक्वेशन को चेन वाले क्वेश्चंस में कैसे लगाना है अभी हम वो भी इसके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर सीरीज में उसको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों, होप सो तुम्हें पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने मैं सचिन लेके आऊंगा और हम उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे से आगे भी सॉल्व करते रहेंगे।